नमस्कार, आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं अनुराग दीक्षित। अगर आप कोरोना से बचाव के लिए कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं करते हैं तो संभल जाइए, क्योंकि भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने बड़ा खुलासा किया है। उनके मुताबिक कोरोना वायरस का एरोसोल 10 मीटर की दूरी तय कर सकता है। 10 मीटर यानी लगभग 30 फीट से ज्यादा की दूरी। मतलब अगर आप 2 गज की दूरी जैसे प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं तो अब आपको सोचने की जरूरत है, ज्यादा चौकस रहने की जरूरत है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 2 गज की दूरी और मास्क पहनना बेहद जरूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, मेडिकल जर्नल लेसेंट और अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक संक्रमित के खांसने और छींकने से वायरस ड्रॉपलेट और एरोसोल पर सवार होकर फैल जाता है। कोरोना वायरस कहां और कितनी देर तक फैलता है, इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। इस बीच भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उनके मुताबिक संक्रमित शख्स के छींकने या खांसने से ड्रॉपलेट्स 2 मीटर के अंदर गिरती है, लेकिन छोटे एरोसोल हवा में 10 मीटर तक फैल सकते हैं। इसकी रोकथाम के लिए डबल मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन पर ध्यान देना जरूरी है। कोविड को लेकर एक बात जो बेहद खास है वो ये कि तमाम तरह के रिसर्च इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कोरोना एरोसोल हवा में 8 से 10 घंटे तक रह सकता है। लिहाजा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मतलब 2 गज की दूरी, मास्क पहनना और बार बार हाथ धोते रहना जरूरी है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसके मुताबिक लोगों को डबल लेयर मास्क या N95 मास्क पहनना जरूरी है। सर्जिकल मास्क का इस्तेमाल सिर्फ एक बार किया जाना चाहिए। घरों में खुली हवा आती रहे, इसका इंतजाम जरूरी है। इसी के इस्तेमाल से संक्रमित हवा के कमरे में फैलने का खतरा होता है। दरवाजे के हैंडल, फर्श, स्विच, टेबल, कुर्सियों को ब्लीच और फिनाइल से साफ करते रहना चाहिए। ये ड्रॉपलेट्स हैं, मतलब छोटा ड्रॉपलेट है या बड़ा ड्रॉपलेट है, और मीटर्स में मैं जाना नहीं चाहता हूँ। मतलब आप मास्क पहना हुआ तो आप प्रोटेक्टेड हैं। मतलब तो ये ड्रॉपलेट्स हैं और ड्रॉपलेट से ही इन्फेक्शन होती है। वो छोटा ड्रॉपलेट है, बड़ा ड्रॉपलेट है, सिर्फ यही है। लेकिन अगर आपने मास्क पहना है तो आप सेफ है। दुनिया कोरोना जैसे वायरस का पहली बार सामना कर रही है। इसे लेकर नई रिसर्च में और खुलासे हो रहे हैं। लिहाजा किसी भी तरह की गफलत और चूक गंभीर परेशानी का सबब बन सकती है। ऐसे में सावधान रहें, सरकारी निर्देशों का पालन करें और सुरक्षित रहें। टीम न्यूज़ नेशन। शहर के लोगों को तो वक्त पर इलाज मिल पा रहा है, लेकिन गांव-गांव में कोरोना से तबाही की सबसे बड़ी वजह है वक्त पर टेस्टिंग ना होना और उचित इलाज ना मिल पाना। आज गांव में यह हालत है कि हर घर में लोग बीमार पड़े हैं। काफी तादाद में लोग दम तोड़ रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती गांव के लोगों की टेस्टिंग और इलाज की है। गांव-गांव में मातम पसरा है, घर घर में खौफ का मंजर है। कोरोना ने गांव में ऐसा कोहराम मचाया है कि हर तरफ लाशें ही लाशें नजर आ रही हैं। न्यूज नेशन लगातार गांव की तस्वीर पेश कर रहा है ताकि प्रशासन की नींद टूट सके और गांव में फैलते कोरोना से बचाव के कदम उठा सके। गांव में कोरोना कोहराम मचा रहा है। वक्त पर इलाज नहीं मिलने से लोग मर रहे हैं, तो गांव में कोरोना भगाने के लिए अंधविश्वास का भी सहारा लिया जा रहा है। MP के बालाघाट जिले के खरपड़िया गांव में ग्रामीण कोरोना भगाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। लखनऊ के हजरतगंज से महज 20 किलोमीटर दूर इमलिया गांव के इस परिवार को वक्त पर कोरोना का इलाज मिल गया होता तो आज यहाँ मातम नहीं पसरा होता। पहले ये प्राइवेट का ऑक्सीजन की बहुत बड़ी दिक्कत थी, तो ऑक्सीजन उस अस्पताल में अवेलेबल था। इस चक्कर से हम लोग जो है वहाँ पे एडमिट कराया। अशोक कुमार के परिवार में पिछले 25 दिन में 7 लोगों की मौत कोरोना से हो गई। इन लोगों का आरोप है कि प्राइवेट अस्पताल में टाइफाइड मानकर इलाज किया गया। नतीजा ये हुआ कि पूरा का पूरा परिवार कोरोना की चपेट में आ गया। हॉस्पिटल में रहते हुए जो है, और डॉक्टर ने बता दिया कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल गया है, इनकी किडनी बेकार हो गई है, ये है वो है, यही सब बताते रहे। दूसरे दिन खत्म जब बताया
इतना कुछ हुआ उसके बाद कोई डॉक्टरों की टीम, अधिकारी, कोई सब आया आपके घर पे? कोई कुछ नहीं है। हम लोग अपने आप से जो है जा के मतलब जांच करवाए हैं अभी हाँ सब लोग। प्राइवेट डॉक्टर से दवाई, कोई अधिकारी नहीं आया आज अभी तक है उसके बाद से? दिन आए थे, कौन आया था? एक एसडीएम सर आए थे, हम लोग बोले थे सैनिटाइजर हम लोग टेस्ट कर, भैया बोल रहे थे एसडीएम सर थे यहाँ पर, मतलब वो पूरे बोले कि हमारे घर को, पूरे गांव को सैनिटाइज करवाइए, बट अभी तक कोई नहीं आया। कल हो जाएगा, बोले कल हो जाएगा और अभी तक कोई भी नहीं आया है। और हम लोग खुद अपना टेस्ट करवा रहे हैं और खुद अपना प्राइवेट डॉक्टर ढूंढ के सब लोग इलाज करवा रहे हैं। दावे कर रहे हैं कि लखनऊ के सभी गांवों में लगातार निगरानी करी जा रही है, सबको चेक किया जा रहा है, टेस्ट किया जा रहा है, सबको इलाज दिया जा रहा है, सैनिटाइजेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। लेकिन ये परिवार साफ कह रहा है कि 7 मौतें हुई परिवार में, उसके बावजूद तो कोई अधिकारी नहीं आया, कोई मेडिकल टीम नहीं आई, कोई सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम यहाँ नहीं चलाया गया। 7 मौतें हुई हैं। अपने आप में भले इस अधिकारियों के लिए ये आंकड़ा हो, लेकिन किसी के घर में एक भी मौत हो जाती है तो पूरा परिवार मानो टूट जाता है, और किसी घर में 7 मौतें हो जाए तो आप कल्पना करिए उस परिवार पर क्या गुजर रही होगी। गांव में कोरोना से इतने हालात बिगड़ चुके हैं, बावजूद इसके प्रशासन की लापरवाही देखिए। अभी तक गांव में सैनिटाइजेशन और साफ सफाई तक नहीं की गई है। यहाँ कोरोना विकराल रूप अख्तियार कर रहा है, लेकिन गांव वालों की सुध लेने वाला कोई नहीं। कोई विकास नहीं है। हमारे यहाँ एक जो है अस्पताल चाहिए जिससे कि हम लोगों को सुविधा मिल सके। सुविधा नहीं, हम रात में 12 बजे या तो जो है यहाँ से 6 किलोमीटर दूर खेवपुर ले जाएं या रायबरेली ले जाएं, कोई यहाँ सुविधा है नहीं। साहब इसी तरह के है ना, अस्पताल है ना, कोई व्यवस्था है ना, कोनो दूध का धंधा जो करते हैं रायली दूध ले जाते हैं, कोई दूध के विषय में उत्पादन नहीं होता। न तो अस्पताल द्वारा कोई व्यवस्था अलग से की गई, न तो अलग से कोई जांचें करवाई गई, न तो कोविड की मतलब टीकाकरण हुआ यहाँ से अलग से कोई व्यवस्था नहीं हुई। कोरोना से लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन इस गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से लोगों की जांच तक नहीं हो रही। आज भी गांव के लोगों को 5 किलोमीटर दूर अस्पताल में जाना पड़ता है। सन 2014 में राहुल गांधी ने वोट दिया था, और जैसी भी स्थिति हमारे गांव पड़ी थी, रोड नाली सड़क खंजा सब टोटल एकदम बहुत बुरी स्थिति है। उन्होंने हमारे गांव के लिए कुछ नहीं किया। इस गांव को 2014 में अमेठी से सांसद रहे राहुल गांधी ने गोद लिया था, लेकिन आज तक गांव की तस्वीर नहीं बदल सकी। सबसे हैरानी की बात यह है कि कोरोना जैसी घातक बीमारी फैलने पर भी प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। बाराबंकी जिले के तमाम गांवों में हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि लोगों को इलाज नहीं मिल रहा। मजबूरी में लोगों को झोलाछाप डॉक्टरों के पास जाना पड़ रहा है। जिले के कई गांवों में झोलाछाप डॉक्टरों के पास मरीजों की भीड़ लगी रहती है। सर्दी, जुकाम और बुखार से पीड़ित मरीजों का इलाज झोलाछाप डॉक्टर कर रहे हैं, लेकिन किसी भी मरीज की कोरोना जांच तक नहीं करवाई जा रही। नतीजा है कि गांव में कोरोना तेजी से फैल रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना से राजस्थान के गांव में भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन गांव में कोरोना के बीच टेंशन इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहां ना तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोई व्यवस्था है और ना ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोई दवाई है। लोगों का इलाज करने के लिए स्टाफ तक नहीं है। ऐसे में गांव में कोरोना को कैसे गांव में आजाद किया जाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। देखिए राजस्थान के एक गांव से यह रिपोर्ट। एक और जगह कोविड का कोहराम थमा नहीं है। ब्लैक फंगस ने कोहराम मचा रखा है और इसी बीच खतरे की घंटी है तीसरी लहर। एक और जब पहली लहर में ये दावा किया जा रहा था गांव में कोरोना नहीं है और पहली लहर का असर भी गांव में कम दिखाई दिया था, लेकिन इस दौरान जिस तरह तस्वीरें सामने आ रही हैं, लगातार मौत का ग्राफ बढ़ रहा है। कई गाँवों की तस्वीर तो इस कदर भयावह है कि आप अगर किसी घर पर भी हाथ रखोगे तो वहाँ आपको कोरोना पॉजिटिव मिल जाएगा। 4 कदम आगे किसी घर पर बढ़ोगे तो किसी की मौत हो जाएगी। बहुत ज़्यादा इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है कि स्वास्थ्य केंद्र खुद ही बीमार है, इसको खुद को इलाज की दरकार है। कब तक चलेगा कह नहीं सकते, लेकिन अब ज़रा जो व्यवस्थाएं हैं उनकी बात कर लेते हैं। एक जो रूम है ताला लगा हुआ है, एक ये रूम खुला हुआ है। मैम यहाँ बैठी हैं, मैम से पहले बात कर लेते हैं एक बार। मैम ये जो स्वास्थ्य केंद्र है इसके अंदर कितने लोगों का इलाज करते हैं, क्या यहाँ इलाज आप कर रहे हैं? कितने लोगों का इलाज करते हैं? कितने लोग आपके इस उप स्वास्थ्य केंद्र के अंदर? 5,000 की पॉपुलेशन है।
क्या क्या किस तरह के रोगी आपके पास आ रहे हैं? सर्दी जुकाम के हैं ज़्यादा, तो बच्चों के टीकाकरण का और वो काम होता है यहाँ पे, इम्यूनाइजेशन वगैरह का वो काम। इस समय ऐसे रोगी ज़्यादा आ रहे हैं इनको सर्दी जुकाम खांसी है? नॉर्मली आ रहे हैं। मैम सवाल ये कि आप ये दवाई आपके पास है, तो ये जैसे मेरी गांव वालों से बात हुई, ये बंद पड़ा था काफ़ी दिनों से, कह रहे थे लगभग 1-1.5 महीने से खुला ही नहीं था, तो इसके पीछे क्या? हाँ, मेरी जगह दूसरी लड़की आई हुई थी यहाँ पे, वो काम कर रही थी वो आ रही थी। हाँ, उसका मुझे पता नहीं। अब आप भला ये बताइए, क्या इस तस्वीर के जरिए हम कोविड की पहली जंग और दूसरी जंग में तो हालात देख ही रहे हैं, क्या कोरोना की तीसरी लहर का सामना कर पाएंगे? क्या मासूमों को बचा पाएंगे? आज खुला है 2014 में बनने के बाद ये स्वास्थ्य केंद्र। गांव वालों ने कहा उससे पहले हमने यहाँ डॉक्टर्स नहीं देखे, नर्स नहीं देखे। 4 गांव की आबादी इस पर डिपेंड है। कोविड की जांच नहीं हो रही है, केवल चंद टैबलेट्स हैं यहाँ। अच्छा, टैबलेट्स भी हैं, एनएम यहाँ पहुँच भी गई है, लेकिन अभी तक कोई मरीज़ क्यों नहीं आया? आप गौर करो। हम जब आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं तो खुद ब खुद सच्चाई भी सामने आ रही है। वजह है, जब ये खुलता ही नहीं है, गांव वालों को पता ही नहीं है कि यहाँ डॉक्टर आते हैं, तो मरीज भला कहाँ से आएंगे? वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, भोजला गाँव। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश में आज कोरोना के 6,725 नए मामले आए। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में 13,590 लोग रिकवर हुए हैं। 24 घंटे में कोरोना के चलते 238 लोगों की जान भी गई है। यूपी में इस वक्त कोरोना के एक्टिव केस 1,16,434 हैं। तो 24 घंटे का आंकड़ा उत्तर प्रदेश का आया है, जो बीते कुछ दिनों के मुकाबले राहत देता नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच देश में अब कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जाहिर की जा रही है। इसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि कोरोना बच्चों पर सीधा हमला कर सकता है। ऐसे में जाहिर सी बात है, पेरेंट्स डरे हुए हैं। बच्चों के लिए वैक्सीन का इंतजार किया जा रहा है ताकि खतरा टाला जा सके। कोरोना की पहली लहर को थामने के बाद अब भारत कोविड के सेकेंड फेज में दो हाथ कर रहा है। इस बीच एक्सपर्ट एक नए खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये मुसीबत है कोरोना के तीसरे फेज की, बच्चों के संक्रमित होने की। दावा किया जा रहा है कि घातक वायरस का अगला निशाना बच्चे हो सकते हैं, लिहाजा पेरेंट्स टेंशन में हैं। बिल्कुल डर लगता है, क्योंकि इतने प्रिकॉशंस लेने के बाद भी सुनने में आ रहा है कि कैसे हो गया, सब्जी वाले को कोरोना हो रखा था, उससे कोरोना हो गया, यहाँ से आ गया, वहाँ से आ गया। तो बिल्कुल डर लगता है कि कहीं बच्चों का ना हो जाए, और अगर हो, भगवान ना करे कि अगर ऐसा कुछ होता है तो किस तरह से कैसे चीज़ें मैनेज होंगी, क्योंकि बड़े तो फिर भी एक्सप्लेन कर पाते हैं, जैसे ही जस्ट 6 मंथ्स, तो कैसे समझ पाएंगे कि एक छोटे बच्चे को क्या दिक्कत हो रही है, और क्या उनको दवाइयाँ मिलेंगी, कितने साइड इफेक्ट्स होंगे, क्या है क्या नहीं है, पोस्ट कोविड भी कितनी दिक्कतें आ रही हैं, तो वो कैसे सब कुछ मैनेज होगा, ये डर लगता है। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर के दौरान बच्चों को महफूज रखने के लिए दिल्ली सरकार ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली सरकार ने इसके लिए एक रणनीति तैयार की है। सीएम केजरीवाल ने एक हाई लेवल मीटिंग में तैयारी को लेकर अहम फैसले किए। सबसे पहले तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए उन पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। अस्पतालों में बेड्स, ऑक्सीजन और दवाओं की किल्लत न हो, इसके लिए पहले से ही व्यवस्थाएं की जाएंगी और अधिकारियों की एक कमेटी इस पर अलग से नजर रखेगी। दिल्ली में जो ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं उन्हें समय से तैयार किया जाए और ऑक्सीजन की सही व्यवस्था की जाए। हाल ही में देखा गया था कि दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत थी और जब ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ी तो स्टोरेज की दिक्कत हुई। दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि तीसरी लहर से पहले सरकार ऑक्सीजन टैंकर और भारी मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदेगी। इसके अलावा ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर सरकार की विशेष नजर रहेगी। बैठक के दौरान ये बात निकलकर सामने आई कि तीसरी लहर के दौरान करीब 40,000 बेड्स की जरूरत पड़ सकती है। इन 40,000 बेड्स में से करीब 10,000 आईसीयू बेड्स होने चाहिए। बढ़ते खतरे के बीच सरकार ने इससे निपटने के लिए तैयारियां जरूर शुरू कर दी हैं, लेकिन इस बीच घर पर पेरेंट्स को भी बच्चों का खास ध्यान रखने की जरूरत है। हालांकि एक्सपर्ट की माने तो बच्चों का ध्यान जरूर रखें, लेकिन ज्यादा पैनिक न करें। सीवियरिटी सेंस में कह सकते हैं कि पहली वेव में ज़्यादातर बच्चे एसिम्प्टोमेटिक थे, मतलब घर में अगर किसी को है तो बच्चों को अगर आप टेस्ट करो तो शायद पॉजिटिव मिले, पर बच्चों में लक्षण नहीं थे।
इस बार ये देखने में आ रहा है कि बच्चों में सिम्टम बहुत है, मतलब प्रैक्टिकली हर घर में बच्चे जो हैं उनको बुखार, खांसी, जुकाम और डायरिया हो रहा है। तो लक्षण तो आ रहे हैं, पर फॉर्चुनेटली जैसे मैंने अभी भी कहा कि बहुत सीवियरिटी नहीं है। तो देखना होगा कि तीसरी वेव अगर आती है और ये वेरिएंट कितना उन बच्चों को अफेक्ट करता है। पर एक बात और है कि बच्चों में जो प्रॉब्लम होती है कई बार ठीक होने के 2 से 3 या 4 हफ्ते बाद भी आती है, जिसको एक तरह का इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कहते हैं। तो इस सेकेंड वेव का वो सिंड्रोम कितना प्रोड्यूस होता है, उसके लिए हमें कम से कम 2 हफ्ते वेट करना पड़ेगा, तब हमें क्लियर होगा। थर्ड वेव की आशंका के बीच सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि बच्चों का ख्याल कैसे रखा जाए, क्योंकि वयस्क मरीज आइसोलेशन या हॉस्पिटल में अपना ध्यान खुद रख सकता है, लेकिन छोटे बच्चों को विशेष देखरेख की जरूरत होगी। ऐसे में अब देखना यह होगा कि बच्चों को कोरोना के खतरे से बचाने के लिए क्या क्या खास इंतजाम करना पड़ेगा। टीम न्यूज नेशन। अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां लॉकडाउन रिलीफ पर बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ में बाहर से आने वालों के लिए नियम में ढील की गई है। अब 90 घंटे पहले का RT-PCR रिपोर्ट दिखाना होगा। वैक्सीन के दोनों डोज के लिए शख्स की एंट्री फ्री होगी, यानी जिसका वैक्सीनेशन हो रखा है वो अब बिना RT-PCR रिपोर्ट के जा सकते हैं। हवाई जहाज से आने वाले पर एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली में कल के बाद जो 18+ का वैक्सीनेशन है वो बंद हो जाएगा। 150 से ज्यादा साइट्स पर लगातार 9वें दिन ये स्थिति है कि 18 से 44 साल की उम्र वालों को वैक्सीन, खासकर कोवैक्सीन नहीं लगेगी। कोविशील्ड का 1 दिन से भी कम का स्टॉक बचा है। 18 से 44 साल उम्र वालों के लिए जो वैक्सीन उपलब्ध है वो सिर्फ 68,590 है, यानी कल सिर्फ 68,604 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। उसके बाद वैक्सीन का संकट 18 से 44 साल वालों के लिए दिल्ली में। और अब बात करते हैं देश की बहस की, जिसके लिए आज जो मुद्दा आपने चुना है वो मुद्दा है आतंकवाद के खिलाफ दुनिया की सबसे बड़ी कार्रवाई। आखिर कहां 80% लोगों ने इस मुद्दे को चुना है। देश की बहस के लिए इसी मुद्दे पर देश की बहस रात 8:30 बजे दीपक चौरसिया के साथ।